नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार विभिन्न प्रकार की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी करा रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस चैनल के माध्यम से जुड़ गए हैं और इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है चैनल के द्वारा कि आप लोग जो है कि अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करिए और सभी को जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल पर उपलब्ध जो भी सामग्रियां हैं पाठ्यक्रम की, पाठ्य पुस्तिका की जो भी सामग्री है उसका ज्यादा से ज्यादा वो लोग लाभ ले सकें। तो बच्चों, आज की जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं स्टैटिक जीके की सीरीज का ही एक पार्ट है, या एक तरीके से कह ले कि हम जो पढ़ते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं तो स्टैटिक जीके से लगातार बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री, भारत के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सभी प्रधानमंत्रियों पर वीडियो बन रही है। ऑलरेडी एक वीडियो डल चुकी है पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री काल में क्या किया, कौन कौन से उन्होंने ऐसे बेहतरीन काम किए या कौन सी उनकी कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से आज हम लोगों को थोड़ी समस्या हो रही है, उन सारी चीजों पे हम लोगों ने चर्चा किया था। तो आपको लिंक पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वहां से जाकर वो देख लेंगे। आज उसी सीरीज का हम लोग दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद बनने वाले प्रधानमंत्री के ऊपर आधारित है। प्रधानमंत्री, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अचानक मौत होती है, हृदयघात होता है, उनको हृदय रुकने से उनकी मौत हो जाती है। उनके मौत के बाद कांग्रेस पार्टी में, बच्चों यहां पर कांग्रेस पार्टी से चूंकि वो लीडर थे तो कांग्रेस पार्टी में एक तरीके का वैक्यूम हो जाता है। वैक्यूम का मतलब होता है बिल्कुल खाली हो जाता है कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि जब भी नेहरू थे एक प्रकार के वो ऐसे नेता थे जो सभी नेताओं पर हावी रहते थे। तो उनकी सारी के सारे जो रूल रेगुलेशन या नीतियां होती थी वो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को भी झलकाता था। तो जब नेहरू की बच्चों मौत होती है तो कांग्रेस पार्टी में वैक्यूम की स्थिति बनती है। उस समय कांग्रेस के दिग्गज लीडर, उस समय जो दो तीन नाम थे उसमें एक तो लाल बहादुर शास्त्री थे, और दूसरा जो दिग्गज लीडर था उस समय उनका नाम था मोरारजी देसाई। नेहरू के बाद इनका कद काफी ज्यादा ऊंचा था कांग्रेस पार्टी में, तो मोरारजी देसाई। इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा, ये कई नाम थे उस समय जो प्रधानमंत्री की दौड़ में थे। जब नेहरू की मौत होती है तो गुलजारी लाल नंदा को लगता है कि मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि नेहरू के बाद दूसरे सबसे पावरफुल जो लीडर थे कांग्रेस के वो मोरारजी देसाई थे। लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी समिति या जो कांग्रेस की समिति थी उन लोगों ने सबको हैरान करते हुए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा को बनाया और नियमित रूप से जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए वो लाल बहादुर शास्त्री नियुक्त किए गए। बच्चों, तो पहले तो आप ये समझ लो कि 13 दिनों का कार्यकारी प्रधानमंत्री, कई बार स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का सबसे पहला एक्टिंग पीएम या फिर इसको कह सकते हो कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन बना, तो वो उसका नाम था गुलजारी लाल नंदा। ये कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते हैं। 13 दिनों के बाद फाइनल रिजल्ट ये आता है कि लाल बहादुर शास्त्री को मोरारजी देसाई के ऊपर तरजीह देते हुए प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री बच्चों हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे इनके बारे में क्या क्या चीजें आपको जाननी है। सबसे पहले तो आप ये जान लो ये देश के सेकेंड पीएम हैं। इनका जो कार्यकाल था बच्चों, इनका भी कार्यकाल बहुत लंबा नहीं चला,
ऐसा नहीं था कि चुनाव हार कर प्रधानमंत्री के पद से हट गए थे, इनकी भी अकस्मात मौत होती है, जो अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इनका जो कार्यकाल था लाल बहादुर शास्त्री का, वो जून 1964 से लेकर लगभग 18 महीने का कार्यकाल इनका चला था, जनवरी 1966। तो जनवरी 1966 ये उनका कार्यकाल था, लगभग 18 महीने। इसके अलावा शास्त्री जी के बारे में पहले तो आप ये जान लो कि इनका जन्म, जो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म था, ये 2 अक्टूबर के दिन 1904 में यूपी के शहर बनारस या वाराणसी, तो यूपी के बनारस में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम मुगल सराय था उस समय। ये जो मुगल सराय है, अभी इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहर, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहर में बनारस से, अब तो ये खैर बनारस से कटकर एक अलग जिला चंदौली बन गया है, तो उसमें आता है। एक समय था जब ये मुगल सराय बनारस का ही हिस्सा हुआ करता था। तो 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म होता है एक श्रीवास्तव परिवार में। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये श्रीवास्तव थे तो ये अपने टाइटल क्यों नहीं लगाते थे। लाल बहादुर शास्त्री जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे, उनका जातिवाद में कोई रुचि नहीं था, तो उन्होंने अपनी ये जो टाइटल था श्रीवास्तव टाइटल, इसको रिजेक्ट करके वो एक नॉर्मल सी टाइटल शास्त्री लगाते थे। शास्त्री का मतलब होता है कि जो लोग संस्कृत में ग्रेजुएशन करते हैं तो उनको संस्कृत यूनिवर्सिटीज जो भी होती हैं वो शास्त्री का जैसे कि उपाधि देती हैं। जैसे हम लोग बीए करते हैं अगर, तो स्नातक कहलाते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएट होते हो संस्कृत में तो आपको शास्त्री की डिग्री मिलेगी। तो शास्त्री उन्होंने अपने नाम के पीछे लगाया, और फिर उसके बाद काफी इनका जो जीवन था वो संघर्षपूर्ण था। इनके बारे में कहा जाता था कि ये गंगा नदी को तैर कर, अगर आप देखेंगे तो गंगा नदी इस तरीके से गंगा नदी है, गंगा नदी के इस साइड में बनारस है और इस साइड में मुगल सराय है। तो ये अपने घर से आते थे, गंगा नदी को तैर कर पार करते थे और फिर बनारस में पढ़ाई करके फिर वापस अपने घर जाते थे। तो इतनी लगन थी इनके अंदर, और ये लगन जाहिर सी बात है कि आगे चलकर फल देना ही देना था, और ये एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनके जो कुछ सबसे प्रमुख काम थे, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला काम इनका था हरित क्रांति। बच्चों, हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री के समय जो सबसे बड़ी समस्या बनी थी वो खाद्यान्न संकट की बनी थी। खाद्यान्न संकट का मतलब ये होता है कि हमारे पास खाने वाली जो चीजें, गेहूं चावल, हम पैदा नहीं कर पा रहे थे। जबकि अगर आप ये देखें कि भारत कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बच्चों, यहां पर ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बता रहा हूं, आप देखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्षेत्रफल में हम कौन से नंबर पर आते हैं? 7वें नंबर पर आते हैं। लेकिन हमसे जो भी 6 देश बड़े हैं उनमें कृषि योग्य भूमि उतना नहीं है। तो कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। हमसे ज्यादा खेती की जमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? अमेरिका के पास है। ये समझ लीजिए कि चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रसिया, ये जो भी 5 देश हैं हमसे बड़े, अमेरिका को छोड़कर, ये 5 देशों में उतनी खेती के लायक जमीन नहीं है जितना कि हमारे भारत के पास है। तो इतनी खेती युक्त जमीन होने के बावजूद हमारे देश में खाद्यान्न संकट था, और इस खाद्यान्न संकट का सबसे बड़ा कारण था कम उत्पादकता या निम्न उत्पादकता। क्योंकि हम अगर 1 बीघा में गेहूं लगाते थे तो हमारे यहां गेहूं बहुत कम पैदा होता था।
बस जैसे अमेरिका में अगर एक बीघा गेहूं लग रहा है तो वहां पर 35 क्विंटल तक गेहूं पैदा हो जाता था एक बीघा में, और हमारे यहाँ 2-3 क्विंटल 5 क्विंटल गेहूं पैदा होता था। तो इतना जो मतलब डिफरेंस था, इसकी वजह से हमारे यहाँ इतना खेती के लायक जमीन होने के बाद भी हम पर्याप्त अनाज नहीं पैदा कर पा रहे थे कि हमारे देश के लोगों को क्या हो कि भरपेट भोजन मिल सके। तो इन्होंने उसी को बढ़ावा देने के लिए या उत्पादकता को, ये जो निम्न उत्पादकता है, इसको और ऊपर करने के लिए इन्होंने हरित क्रांति का आह्वान किया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में ही मानी जाती है, और इसके जो जनक हैं बच्चों, भारत में हरित क्रांति के जनक, उनका नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इस साल इनकी मृत्यु हुई है 2023 में। तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने इस लाल बहादुर शास्त्री के साथ मिलकर 2-3 काम इस हरित क्रांति में इन्होंने किया था। मेन इनका जो काम था कि HYV सीड्स यूज होंगे। मतलब HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिसको हम कहते हैं कि जो संकर बीज होते हैं, इसको बच्चों संकर बीज आप कह सकते हो। अभी तक के हमारे जो किसान होते थे वो ट्रेडिशनल बीज यूज करते थे, तो यहां पर संकर बीज, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स या जो कीटनाशक होते हैं इनका यूज किया जाएगा। जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर्स है, उनका यूज किया जाएगा। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी या नई तकनीकी खेतों में यूज होगी, जैसे ट्रैक्टर वगैरह यूज होगी। तो इस तरीके से यहां पर क्या किया गया कि बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया हरित क्रांति में। तो अगर बच्चों आपसे पेपर में क्वेश्चन वो पूछते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी, तो उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। हालांकि शुरुआत तो इन्होंने कर दिया था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद इनकी मौत हो जाती है। तो हरित क्रांति को ज्यादा पॉपुलर या ज्यादा एक तरीके से कहिए कि अटेंशन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मिला था। इस हरित क्रांति से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूं। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य थे, यानी सबसे ज्यादा जिन राज्यों को लाभ हुआ था बच्चों, उसमें पंजाब और हरियाणा थे। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, जो दिल्ली से हरियाणा से सटा हुआ यूपी का हिस्सा है, तो वेस्टर्न यूपी, बिहार और पंजाब, इन क्षेत्रों में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। और इस हरित क्रांति का अगर सबसे ज्यादा किन फसलों पर प्रभाव देखने को मिला था, तो वो था गेहूं और धान या चावल। तो गेहूं और चावल की फसलों पर सबसे ज्यादा प्रभाव मिला। तो लाल बहादुर शास्त्री का सबसे पहला काम बच्चों जो था वो हरित क्रांति से रिलेटेड था। इनका दूसरा काम क्या था बच्चों? इनका दूसरा महत्वपूर्ण काम था जय जवान जय किसान का नारा। ये कई बार पेपर में पूछता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्लोगन था। हमने आपको बताया कि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा जो समस्या थी वो खाद्यान्न संकट का था, और उस खाद्यान्न संकट के साथ साथ एक और हमारे साथ समस्या थी 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। तो भारत पाकिस्तान का एक युद्ध होता है शास्त्री जी के कार्यकाल में। तो हमारे पास दोहरी समस्या आ गई थी। एक तरफ हमको बॉर्डर पर समस्या झेलनी पड़ रही थी। 1962 में हमने ऑलरेडी चाइना से पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में युद्ध किया था। अभी उस युद्ध को बीते हुए 2-3 साल भी नहीं हुए थे कि पाकिस्तान ने भी हमसे लड़ाई शुरू कर दी। तो 1965 में हमारी सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी बच्चों कि एक तो लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा था, और दूसरी तरफ हमारी जो सीमा थी वो भी बहुत ज्यादा जो है कि वल्नरेबल हो गई थी। जब भी कोई पड़ोसी था हमारा हम पे अटैक कर देता था। उसी में पाकिस्तान ने 1965 में हमसे युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध के बनस्पत उन्होंने नारा दिया जय जवान का, और कहा कि जैसे जवान सीमा पर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, वैसे ही किसान भी
अपने खेतों में अनाज पैदा करके भारतीय लोगों की जान बचा रहे हैं। तो जय जवान जय किसान का नारा किस यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया था? उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो अगला इनका वर्क है बच्चों, जय जवान जय किसान के बाद इन्होंने जो अगला काम किया, जब ये युद्ध हो रहा था 1965 का, इंडिया भारत और पाक वार हुआ, तो इस युद्ध का समझौता कराने के लिए या इस युद्ध को रोकने के लिए बोला गया भाई बहुत होगी, तुम लोग लड़ लिए, चलो अब आओ तुम लोगों की सुलह सपाटा करा देते हैं। तो इस युद्ध का सुलह कराने के लिए सोवियत, उस समय का सोवियत संघ ने इनको बुलाया। तो सोवियत संघ ने जब इन दोनों देशों को बुलाया तो ये दोनों देशों के प्रतिनिधि ताशकंद में पहुंचते हैं। उस समय ताशकंद यूएसएसआर या सोवियत संघ का काफी फेमस शहर था। तो ताशकंद में ये दोनों नेता जाते हैं, भारत और पाकिस्तान के। युद्ध रोकने पे यहाँ पे सहमति होती है, युद्ध पे जो भी मामले होते हैं वो सुलह सपाटे से हल होते हैं। लेकिन यहीं पर एक ऐसी घटना घटती है जो आज तक हमारे इतिहास में एक तरीके से सस्पेंस बनी हुई है कि आखिर ये हुआ कैसे। इस समझौते पर जब साइन हुआ उसके बाद रहस्यमयी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की होटल में मौत हो जाती है। यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का होटल में मौत हो जाता है ताशकंद में। इनकी पत्नी ललिता देवी आरोप लगाती हैं कि इनके पति को जहर देकर मारा गया है। तो उस समय का जो सोवियत संघ का जो एक व्यक्ति था जो इनकी सेवा में लगा हुआ था, उसको अरेस्ट भी किया जाता है, लेकिन बाद में उसको रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि आगे की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि डॉक्टरों की रिपोर्ट में कि इनकी मौत जहर से नहीं हुई है, इनकी मौत हृदय गति रुकने से या हार्ट अटैक से हुई है। तो आज तक इस पर अभी भी जो है कि मामले अभी भी बहुत सारे छानबीन चलते रहते हैं। तो शास्त्री जी की मौत कैसे हुई आज तक मतलब इसका पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया है। तो हमारे देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं बच्चों जिन पर एसएससी से लेकर डीएसएसबी से लेकर स्टेट सर्विसेज एग्जाम बनाती है कि भारत के इकलौते प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनकी मौत देश के बाहर हुई है, वो भी कार्यकाल में। तो कार्यकाल में इनका कार्यकाल चल ही रहा था, अभी 18 महीने ही हुए थे। तो कार्यकाल में देश के बाहर मरने वाले इकलौते प्रधानमंत्री हैं, देश के बाहर जिनकी मृत्यु होती है उनका नाम लाल बहादुर शास्त्री है। इसके अलावा बच्चों लाल बहादुर शास्त्री नई दिल्ली में इनके समाधि स्थल को, इनका जो समाधि स्थल है, इस समाधि स्थल पर भी कई बार क्वेश्चन आता है कि इनके जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को बच्चों विजय घाट कहा जाता है, विजय घाट। जैसे आप लोग राजघाट का नाम सुने होंगे, कई लोग इसके बारे में तो जरूर जानते होंगे। राजघाट ये किसका समाधि स्थल है? ये महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो है कि समाधि स्थल है। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? वो लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। बच्चों लाल बहादुर शास्त्री की उपलब्धियों को देखते हुए जिस वर्ष इनकी अप्राकृतिक मौत होती है, सेम उसी वर्ष जो है कि इनको भारत के सबसे बड़े या सबसे ऊंचे सर्वोच्च, जो सबसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, तो भारत रत्न से इनको नवाजा गया। मरणोपरांत इनको भारत रत्न मिलता है और ये जो भारत रत्न इनको दिया गया 1966 में दिया गया। बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये था लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया। लाल बहादुर शास्त्री की जब अचानक मौत होती है, एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में हलचल मचती है। अब ये होता है कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक बार फिर से मोरारजी देसाई दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनको लगता है कि चलो भाई नेहरू की मौत हुई थी तो कांग्रेस ने मुझे पीएम नहीं बनाया, शास्त्री जी को बना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अब शास्त्री जी की मौत अचानक से 1.5 साल में हो गई है तो इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी पक्का जो है कि पीएम बना देगी।
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सबको चौंका दिया, बिल्कुल सबको चौंकाया और नेहरू की लड़की इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। पहले तो शास्त्री की अकस्मात मौत के बाद 13 दिनों के लिए एक बार फिर से 13 दिन के लिए कार्यकारी प्रधानमंत्री यहां पर दोबारा नियुक्त किया गया था। और ये जो कार्यकारी प्रधानमंत्री थे वही व्यक्ति थे, कार्यकारी पीएम वही व्यक्ति थे जो पहली बार बने थे, यानी कि गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार देश के कार्यकारी पीएम बनते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा के बाद 13 दिनों में डिसाइड हो जाता है कि देश का मतलब नियमित प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मोरारजी देसाई को लगता था कि मुझे बनाया जाएगा, लेकिन मोरारजी देसाई के साथ पूरा का पूरा इस बार भी गेम हो गया और प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी राजनीति में बिल्कुल नई थी। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लीडरों को यह विश्वास था कि इस लड़की को अगर हम प्रधानमंत्री बनाएंगे तो जैसे चाहेंगे वैसे इसका यूज करेंगे। इंदिरा गांधी के बारे में यह अफवाह उड़ी थी कि इनको मोम की गुड़िया कहा जाता था। मोम की गुड़िया का मतलब कि अगर हम मोम की गुड़िया को कहेंगे हंसो तो हंसेगी, रो तो रोएगी, यानी इंदिरा से जो कहेंगे वो करवा लेंगे। लेकिन किसको पता था कि यह इंदिरा गांधी आगे चलकर इंडिया की आयरन लेडी कहलाएगी और देश के एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज कराएंगी। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनती हैं। तो इंदिरा गांधी के बारे में सबसे पहले आप ये जानिए कि इनका जो कार्यकाल था बच्चों, इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल था ये 2 बार का था। पहली बार जब ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनती हैं तो जनवरी 1966 से लेकर मार्च 1977 तक लगातार 11 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री हैं। एक लंबा कार्यकाल इनका प्रधानमंत्री के रूप में था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि इमरजेंसी भी लगाया था, जिसके कारण ये काफी लंबे समय तक जो है कि प्रधानमंत्री बनी रही। तो फिलहाल आप ये देखो कि इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री 1966 में बनती हैं, जनवरी 1966 में। प्रधानमंत्री बनते ही इनके कुछ जो कार्य थे उस कार्यों को सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इनका जो सबसे पहला काम था, जो भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना ने इतना बेकार परफॉर्मेंस किया। उसका मेन कारण था कि नेहरू जी की मौत हो गई उसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, शास्त्री जी की मौत हो गई, 2 युद्ध हमको लड़ना पड़ा यानी देश को। तो इसलिए भारत की स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई थी। जब बहुत ज्यादा गड़बड़ इंडिया की स्थिति हो गई थी तो उस स्थिति में ये पॉसिबल नहीं था कि हम आगे चौथी पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट करें। तो इंदिरा की जैसे ही सरकार बनती है, इंदिरा गांधी कहती हैं कि अभी पंचवर्षीय योजना को ब्रेक करूंगी या कुछ दिनों के लिए उसको सस्पेंड करेंगे, निलंबित करेंगे। तो पंचवर्षीय योजना को यहां पर पंचवर्षीय योजना को 3 वर्षों के लिए रोका गया। किसके द्वारा रोका गया? इंदिरा गांधी के द्वारा। वो समय कब से कब था? 1966 से लेकर 1969। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई इन 3 वर्षों में पहले हम इंडिया को थोड़ा रिकवर करेंगे और तब जाकर चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करेंगे। तो कई बार क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास का योजना अवकाश, इसको हमारे इतिहास में योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलिडे। ये जो प्लान हॉलिडे था ये कब से कब था? तो ये 1966 से लेकर ये 1969 के बीच में था। इंदिरा गांधी ने इस बीच सबसे बड़ा जो जोर दिया था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ाने पर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई चलो पंचवर्षीय योजना हम लोग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति को ही तेजी से बढ़ाते हैं। और यहां पर फिर क्या हुआ कि भारत ने हरित क्रांति के क्षेत्र में काफी अच्छा परफॉर्म भी किया और उसके बाद
श्वेत क्रांति और भी क्रांतियां भारत में स्टार्ट हुई, तो इनका सबसे पहला काम ये था। इसके बाद इन्होंने आगे क्या किया, इसके बाद इन्होंने बहुत तेजी से बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्टार्ट किया। इनके दूसरे कामों को अगर हम देखें तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री थी जो प्राइवेट बैंकों को सरकारी बनाने पे तुली हुई थी, या एक तरीके से कहिए कि काफी इनका उस समय इंटरेस्ट था। जो भी प्राइवेट बैंक हैं उनको इन्होंने ऑफर दिया कि चलो भाई हम तुम लोगों का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, नेशनलाइजेशन करते हैं और उसको सरकारी बना देते हैं। इंदिरा गांधी ने 1969 में बच्चों एक साथ 14 बड़े बैंकों का और 1980 में 6 बड़े बैंकों का, तो आप ये देख लो सीधे सीधे 20 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया था इंदिरा गांधी ने। तो कई बार क्वेश्चन में आता भी है कि भारत के किस प्रधानमंत्री का इंटरेस्ट प्राइवेट बैंकों के नेशनलाइजेशन में था, तो वो थी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले तो पंचवर्षीय योजना को ब्रेक किया, उसके बाद इन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन स्टार्ट किया। इसके बाद इंदिरा गांधी के और काम अगर हम यहां पर देखें तो इंदिरा गांधी ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अब तक भारत में किसी प्रधानमंत्री ने इस दिशा में काम नहीं किया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम स्टार्ट किया। ये 1972 में इन्होंने इस कानून को बनाया और पर्यावरण को लेकर पहली बार अगर कोई प्रधानमंत्री सचेत हुई तो वो थी इंदिरा गांधी। पर्यावरण सुरक्षा पर इनका विशेष ध्यान था, पर्यावरण सुरक्षा इनका मेन मोटो था और उसी पर्यावरण सुरक्षा के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को इन्होंने पास किया। और फिर प्रोजेक्ट टाइगर से लेकर तमाम और भी नियम कानून भारत में बने और पर्यावरण को लेकर काफी तेजी से जो है कि देश में चीजें बदलने लगी। इंदिरा गांधी ने इसके अलावा देश में जो सबसे बड़ा काम किया जिसके लिए उनको जाना जाता है, और एसएससी से लेकर डीएसएसबी सारी परीक्षाओं में इस पर क्वेश्चन बनता है, वो है गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ का नारा, ये जो नारा था बच्चों, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? एक्चुअल में 1972 में जब पर्यावरण पे पूरी पृथ्वी पहली बार इकट्ठी होती है या दुनिया के सभी देश पहली बार इकट्ठे होते हैं, तो उसमें इंदिरा गांधी भी पहुंचती हैं। वहां पर उन्होंने एक लाइन सीखा कि पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूशन। इसका मतलब है बच्चों कि अगर हम सबसे बड़ा प्रदूषण देखें तो वो गरीबी है। तो अगर गरीबी धीरे धीरे खत्म होगी तो प्रदूषण खत्म होगा, और प्रदूषण खत्म होगा तो पर्यावरणीय समस्याएं भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ये नारा काफी पॉपुलर हुआ था उस समय, और गरीबी हटाओ का नारा कभी कभी पूछता है पेपरों में कि किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था बच्चों। तो ये जो पंचवर्षीय योजना है, किस पंचवर्षीय योजना में इसको दिया गया? गरीबी हटाओ के नारे के बाद बच्चों इंदिरा का जो अगला काम था, इंदिरा गांधी हमारे देश की जो पीएम थी, उनका अगला कार्यक्रम बहुत ज्यादा ये भी चर्चा में था, परिवार नियोजन। भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और जनसंख्या बढ़ रही थी तो लोग इस जनसंख्या को बोझ कह रहे थे, और जनसंख्या किसी भी तरीके से भारत की कंट्रोल नहीं हो रही थी। भारत में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिसको सारी दुनिया जनसंख्या विस्फोट की तरह देख रही थी, और हमारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ रहा था पूरे समय। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेकर पूरी दुनिया में यह चर्चा थी कि भारत इतना गरीब देश है, खाने पीने के लिए इन लोगों के पास नहीं है, लेकिन बच्चे यहां पर इतना पैदा हो रहे हैं। तो इससे इंदिरा गांधी की सरकार बहुत ज्यादा चिंतित थी, और परिवार नियोजन को बेहतरीन तरीके से लागू करने के लिए या जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए इंदिरा ने यह कार्यभार अपने छोटे बेटे संजय गांधी को सौंपा।
संजय गांधी इंदिरा जी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी का सबसे उभरता हुआ लीडर था और संजय गांधी ने काफी जोर जबरदस्ती तरीके से पूरे भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया। कहा तो यह भी जाता है कि संजय गांधी जबरदस्ती युवाओं का नसबंदी तक करा देते थे। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो परिवार नियोजन कार्यक्रम भी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में काफी तेजी से जो है कि पॉपुलर हुआ था। इनके कार्यकाल में इन्होंने एक और काम जो किया था इंदिरा की सरकार ने, वो 14 सूत्रीय कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। 14 सूत्रीय कार्यक्रम की, बच्चों कई बार क्वेश्चन आता भी है, किस प्रधानमंत्री ने भारत के विकास के लिए 14 सूत्रीय कार्यक्रम की स्थापना किया था? तो वो भी 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। इंदिरा गांधी का एक और महत्वपूर्ण जो कार्य था बच्चों, वो था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना। एक नए प्रकार के बैंक यहां पर खोले गए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये काम भी इंदिरा की सरकार का काफी महत्वपूर्ण और सराहनीय काम था, क्योंकि ग्रामीण एरियाज में बैंकों की सुविधा नहीं थी। तो ग्रामीण एरियाज में एक स्पेशल टाइप के बैंक स्टैब्लिश किए जा रहे थे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अक्टूबर 1975 में पहली बार इस प्रकार के बैंक खोले गए और इस प्रकार के बैंकों में 1975 में जो इस प्रकार के बैंक थे, इसमें जो हिस्सेदारी थी वो 50% केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की थी बच्चों। उसके बाद 35% प्रवर्तक बैंक, जिस बैंक के माध्यम से यह रीजनल बैंक काम करेगा तो प्रवर्तक बैंक का था, और 15% जो हिस्सा था वो स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार का था, राज्य सरकार का। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी की सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी काफी प्रमोट किया। 14 सूत्री कार्यक्रम, परिवार नियोजन, गरीबी हटाओ, तमाम इन्होंने काम स्टार्ट किए थे। लेकिन इनके कार्यकाल में जो सबसे बड़ा एक तरीके से कह लो चुनौती था, वो पाकिस्तान के रूप में था। पाकिस्तान का अगर हम फॉर्मेशन बच्चों उस समय देखें तो जैसे ये जो है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग होकर 1947 में एक नया देश बना था। पाकिस्तानियों ने दो जगह पर अपने लिए जगह मांगी थी, एक तो ये वाला हिस्सा जहां पर मुस्लिम बाहुल्य था, और एक यहां बंगाल के पास में यहां पर एक हिस्सा। इसको ये लोग कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान, और इस वाले एरिया को ये कहते थे पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन समस्या बच्चों ये थी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कभी भी पश्चिमी पाकिस्तान के बराबर का मान सम्मान कुछ भी नहीं मिलता था। यहां तक कि जितना भी डेवलपमेंट का काम था, विकास का काम था, वो सारा का सारा पश्चिमी पाकिस्तान में हो रहा था। पूर्वी पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही उपेक्षित था। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की एक मांग हुई कि भाई कब तक हम लोगों के साथ दोगला व्यवहार किया जाएगा, हम लोग अब इस देश के साथ नहीं रहेंगे। और हम लोग, चूंकि अब देख लो, अगर मैप में भी आप देखोगे तो हजारों किलोमीटर का डिफरेंस है, और दुनिया का ऐसा नमूना देश पाकिस्तान ही था जिसका एक हिस्सा यहां और दूसरा हिस्सा 1000 किलोमीटर के दूर। और इस स्थान से उस स्थान आने में भी बच्चों सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इंडिया तो अपने यहां से आने देगा नहीं, तो या तो आप इधर चाइना की तरफ से आओ तब भी इंडिया का कहीं ना कहीं हिस्सा आपको मिलना ही मिलना है, तो इधर से तो आपको रास्ता मिलना ही नहीं है। आपका इस रास्ता यह है कि आप यहां से अरब सागर में आ जाओ, अरब सागर से हिंद महासागर में आ जाओ, फिर बंगाल की खाड़ी से होकर आप यहां पर पहुंचो। इतनी समस्याओं के बाद ये जो पूर्वी पाकिस्तानी लोग थे, इन लोगों ने जिद किया कि भाई हमको जो है कि इन लोगों के साथ नहीं रहना है और हमारे लिए एक नया देश बना कर दो। इस नए देश की जो मांग करने वाला लीडर था उसका नाम था मुजीब उर रहमान। मुजीब उर रहमान की जो नीतियां थी, जो उसके विचार थे, इतने तेज पॉपुलर हो रहे थे कि
1970 में जब पाकिस्तान में चुनाव हुए तो उस चुनाव में मुजीब उर रहमान सबसे ज्यादा सीट जीतकर जो है कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन गया। जनसंख्या के हिसाब से ये वाला हिस्सा कम था, यहां जनसंख्या कम थी, इस पूर्वी पाकिस्तान में जनसंख्या ज्यादा थी, यहां ज्यादा थी तो यहां सीटें भी ज्यादा थी, और सारी की सारी सीटें जब यहां पे मुजीबुर रहमान जीतते हैं तो सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तानी लोग इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अपनी सेना को भेजते हैं यहां पर दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए कि जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को वहीं पे दबा दिया जाए। लेकिन इस पूर्वी पाकिस्तान के जो आंदोलनकारी थे अपने नेता के गिरफ्तार होने के बाद ये भी हिंसक हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े शुरू होती हैं। इधर से पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर अत्याचार करती है, फिर ये जो पूर्वी पाकिस्तानी लोग हैं ये यहां से जान बचाकर भागने लगते हैं और सब इंडिया में शरण के लिए आना शुरू करते हैं। एक तो इंडिया की समस्या खुद ही बहुत अच्छी नहीं है, खुद हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, खाने के लिए बहुत ज्यादा हमारे पास अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, ऊपर से इन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को हम कैसे और सरवाइव कराएं। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, इंदिरा ने ये मामला जो है यूएनओ में उठाया, लेकिन यूएनओ ने भी यहां पर पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, कहा कि भाई हमसे इससे कोई मैटर से लेना देना नहीं है, वो भी अमेरिका वगैरह के दबाव में। फिर इंदिरा गांधी को सोवियत संघ का थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और इंदिरा गांधी एक की मदद से या भारत की मदद से यहां पर एक सेना बनती है बांग्ला मुक्ति वाहिनी, और ये जो बांग्ला मुक्ति वाहिनी सेना बनती है उन लोगों ने मिलकर यहां पर युद्ध लड़ा, पाकिस्तानियों को यहां से मारकर भगाया, और फिर फाइनली 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर जो ये पूर्वी पाकिस्तान था ये एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आता है जिसका नाम होता है बांग्लादेश। तो बच्चों यहां पे बांग्लादेश का जन्म तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान इससे एकदम खिन्न खाया हुआ था और हमसे लड़ाई स्टार्ट कर दिया। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हमारा हुआ जिसको हम कहते हैं 1971 का वार। तो भारत और पाकिस्तान युद्ध पहली बार हम लोग 1947 में लड़ लिए थे, दूसरी बार हम लोग शास्त्री जी के समय 1965 में लड़ लिए थे, अब ये तीसरा टाइम था, ये तीसरा युद्ध था जब 1971 में हुआ। ये 1971 वाला जो युद्ध था बच्चों ये बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर हुआ था, और इस युद्ध का समझौता या इस युद्ध का जो एक तरीके से आप कह लीजिए कि इस युद्ध का जो सीज फायर हुआ या इस युद्ध का जो रुकाव हुआ वो शिमला समझौते के रूप में हुआ। तो शिमला समझौता किया गया, ये शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किया गया और युद्ध को रोका गया। इस समझौते में एक लाइन खींची गई जिसका नाम एलओसी था, सीमा पर नियंत्रण के लिए या सीमा पर चीजें शांतिपूर्ण रहे उसके लिए एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल को खींच दिया गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इस हिस्से का एरिया भारत के कंट्रोल में रहेगा और उस हिस्से का एरिया पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेगा, और तब से यह स्थिति बनी हुई है। इंदिरा गांधी की सरकार ने एक काम और किया था कि इनकी सरकार जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उसी समय इन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, राष्ट्रीय आपातकाल। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल ये दूसरी बार लागू हुआ था और इसका आधार था युद्ध, या युद्ध क्या कह सकते हैं या बाह्य आक्रमण भी हम कह सकते हैं, युद्ध ही मान लीजिए। तो भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण देश में दूसरी बार सेकेंड टाइम, बच्चों याद रखिएगा पहली बार हमारे देश में जो आपातकाल लगा है फर्स्ट टाइम, पहली बार देश में आपातकाल लगा था 1962 में, वो भी ये जो राष्ट्रीय आपात था पहली बार वाला ये भी युद्ध के कारण ही लगा था, और उस बार हमारा जो युद्ध था वो चीन के साथ था। इस बार हमारा युद्ध किसके साथ हो गया? पाकिस्तान के साथ। तो देश में ये दूसरा समय था जब देश में इमरजेंसी को लागू किया गया।
इसके बाद ये आपातकाल चल ही रहा था तो सारे जो नेता थे, विपक्ष था, वो इंदिरा से काफी खफा हो गया था, इंदिरा के विरोध में बोलना स्टार्ट कर दिया था। तब जाकर इंदिरा ने एक बार फिर और आपातकाल लगा दिया 1976 में, सॉरी 1975 में, 1975 में बच्चों भारत में तीसरी बार आपातकाल लगता है। और इस बार जो आपातकाल लगता है वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा देती हैं। आंतरिक अशांति का कोई सटीक डिफिनेशन नहीं था, इसीलिए सारे नेता और ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि इंटरनल डिस्टरबेंस हम कब मानेंगे कि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस चल रहा है। इस इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर जब इंदिरा की सरकार ने, आंतरिक अशांति के आधार पर जब इंदिरा की सरकार ने आपातकाल लागू किया तो एक साथ देश में दो दो आपातकाल लागू हो गए। एक ऑलरेडी आपातकाल चल रहा था, ये दूसरा आपातकाल चालू हो गया। इस समय पूरे देश में एक तरीके की एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि हर किसी को डर था कब किसको जेल में डाल दिया जाए, किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, इस तरह से चीजें चल रही थी। और फाइनली समय आता है 1977 का, जब मार्च में इंदिरा गांधी जो है कि अनाउंस करती हैं कि अब हम जो है कि आपातकाल वापस ले रहे हैं बच्चों। और भारत का संविधान सीधे सीधे कहता है कि जब भी आपातकाल वापस लिया जाएगा उसके 6 महीने के अंदर चुनाव कराने हैं लोकसभा के, और फिर नई सरकार देश में बनानी है। आपातकाल वापस ले लिया गया। 1977 में चुनाव हुए और इस चुनाव में आश्चर्यजनक रिजल्ट निकल कर आए। इस चुनाव में क्या हुआ, 1977 के जो इलेक्शन हुए के चुनाव, इस चुनाव में पहली बार भारत में किसी गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। यानी कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल जो पहली बार का कार्यकाल था 11 साल का, उसमें भी उनके 3 टेन्योर थे बच्चों, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी पहली बार जब पीएम बनती हैं तो 1966 से 67 के बीच, फिर 1967 से लेकर 71 के बीच, और फाइनली 1971 से लेकर 77 के बीच। ये उनका कार्यकाल था। 3 बार वो प्रधानमंत्री की शपथ लेती हैं अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में, पहली बार। और अब आपातकाल वापस लेते ही इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। अब देश के अगले प्रधानमंत्री आते हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे। अब बच्चों देश के जो अगले प्रधानमंत्री बनते हैं 1977 में, उनका नाम होता है मोरारजी देसाई। पहले तो आप ये जान लो कि मोरारजी देसाई का जो कार्यकाल है वो मार्च 1977 से लेकर जुलाई 1979। इनके बारे में कई सारे क्वेश्चन पेपरों में बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम। बच्चों अब तक जितने लोग भी प्रधानमंत्री बने, चाहे नेहरू हो, चाहे शास्त्री हो या इंदिरा हो, ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा की सरकार, कांग्रेस पार्टी में जब इंदिरा की सरकार चल रही थी, इंदिरा ने लास्ट में 2 आपातकाल एक साथ लागू कर दिया था। इन दोनों आपातकाल से पूरे देश की जनता परेशान हो गई थी और पूरा विपक्ष एकजुट हो गया था। बच्चों याद रखना, एक वो समय था जब इंदिरा का आपातकाल था तो उसको इंदिरा की तानाशाही कहते थे, और इंदिरा के खिलाफ, पूरे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पूरा देश एक हो गया था। और सभी देश के नेताओं ने मिलकर, जो उस समय के अपोजिट के लीडर्स थे, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मोरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह हो, कोई भी हो, जॉन फर्नांडिस हो, कोई जितने भी बड़े बड़े लीडर, बाबू जगजीवन राम हो, या फिर आप ये कह लो कि जयप्रकाश नारायण हो, सारे लीडर एक साथ मिलकर एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं जनता पार्टी, जनता दल। ये जो जनता पार्टी है बच्चों, इस पार्टी के जो
सबसे बड़े लीडर थे उस समय, उनका नाम था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इंदिरा के खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया, उस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जेपी के नाम से मशहूर ये जो जयप्रकाश नारायण थे, बिहार के दिग्गज लीडर थे। इंदिरा के खिलाफ इन्होंने पूरे देश में आंदोलन फैला दिया। इंदिरा के खिलाफ ऐसी हवा चली कि 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा पार्टी बुरी तरीके से, या कह लो कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई, और देश में पहली बार ऐसी सिचुएशन बनी कि किसी गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है, और उस पार्टी का नाम है जनता पार्टी। अब इस जनता पार्टी में उस समय के सबसे जो पॉपुलर लीडर थे वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। तो सबको ये पूरा विश्वास था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ही देश के अगले पीएम होंगे, लेकिन इन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि भाई हमको प्रधानमंत्री पद से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है पीएम बनने का। अब बचते हैं इस पार्टी में 3 और बड़े नेता जो उस समय प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल थे। इनके बाद 3 नेता जो और थे जो प्रधानमंत्री की दौड़ में थे। एक वही व्यक्ति था जो ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी में इंदिरा की सरकार में उप प्रधानमंत्री भी रह चुका था। नेहरू की मौत के बाद सपना देखा था प्रधानमंत्री बनने का, शास्त्री की मौत के बाद देखा था सपना प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन इंदिरा की कैबिनेट में उसको उप प्रधानमंत्री बनाकर संतोष किया, उसको दिया जाता है कि चलो भाई उप प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो तब भी उसके अंदर इच्छा थी कि मैं एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। और फाइनली वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर इन लोगों के साथ शामिल होता है, और उस व्यक्ति का नाम है मोरारजी देसाई। तो एक तो मोरारजी देसाई नाम था प्रधानमंत्री की दौड़ में, दूसरा नाम था बाबू जगजीवन राम का, बच्चों बाबू जगजीवन राम, और तीसरा जो नाम था चौधरी चरण सिंह, यूपी के फेमस लीडर चौधरी चरण सिंह, किसानों का नेता इनको कहा जाता है, तो चौधरी चरण सिंह। ये 3 नाम थे उस समय प्रधानमंत्री की दौड़ में। जब जेपी ने मना किया कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, तो बाबू जगजीवन राम के नाम पर भी उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, पॉपुलैरिटी बस 2 नामों पे थी, मोरारजी और चौधरी चरण सिंह पर। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि चलो मोरारजी देसाई को जो है कि प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो मोरारजी देसाई, यहां मैंने बताया ना कि देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम बनते हैं। चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाता है कि चलो भाई चौधरी चरण सिंह आप जो है कि उप प्रधानमंत्री बन जाइए। तो ये चौधरी चरण सिंह इसी जनता पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं। इसके बाद जो मोरारजी देसाई है बच्चों, ये सबसे ज्यादा उम्र के, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बनते हैं। भारत में अब तक इनसे ज्यादा उम्र का प्रधानमंत्री कोई नहीं बना। 81 ईयर में, 81 वर्ष की आयु में इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के रूप में अपने ऑफिस से रिजाइन करने वाला पहला प्रधानमंत्री यही है। या एक तरीके से ऐसे कह लो कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, चुनाव तो कभी नहीं आ रहे, अचानक उनकी मौत होती है तब वो प्रधानमंत्री के पद से हट जाते हैं। शास्त्री जी भी चुनाव में नहीं हारते, वो भी मौत हो जाती है तो हट जाते हैं। इंदिरा चुनाव में हार कर हटती हैं, रिजाइन नहीं करती हैं। लेकिन देश का पहला प्रधानमंत्री जिसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किसने अपने पद से रिजाइन किया, उसका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि इनको रिजाइन करना पड़ा, अब इसको मैं आपको और बताता हूं बच्चों, इसके बारे में थोड़ा और कहानी समझते हैं। पहले तो आप ये देखो 1977 का समीकरण ये था कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी तरफ जनता पार्टी थी। इस जनता पार्टी में चुनाव तो भले एक साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इसमें सारे लीडरों का अपना अपना एक कुनबा था, एक तरीके से कह लो ग्रुप था। इनमें 2 ग्रुप सबसे बड़े थे, एक था मोरारजी देसाई का ग्रुप, मोरारजी देसाई, और दूसरा ग्रुप था चौधरी चरण का।
चौधरी चरणगा। इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली, जनता सरकार। इस व्यक्ति को पीएम बना दिया गया, इस व्यक्ति को डिप्टी पीएम बना दिया गया। चल रहा था काम। इन दोनों में ही आपस में नहीं बन रहा था। इन दोनों में आपस में क्यों नहीं बन रहा था? आपातकाल के समय कांग्रेस पार्टी की इंदिरा ने जितना अत्याचार किया था, या एक तरीके से कह लो कि इंदिरा गांधी ने जो भी वहां पर चीजों को लोग कहते हैं विपक्ष के नेता की बहुत अत्याचार किया था, हम लोग को जबरदस्ती जेल में डाल दिया जा रहा था, तो ये जब इनकी सरकार बनी तो इन लोगों ने क्या किया कि बदले की राजनीति स्टार्ट की। जैसे बदले की राजनीति क्या होता है बच्चों की, मेरी सरकार आएगी तो हम तुमको बताएंगे तुम लोग क्या किए हो। तो बदले की राजनीति यहां पे स्टार्ट होती है। उसमें चौधरी चरण सिंह बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड में रहते हैं। चौधरी चरण सिंह का पूरा जो मेन टारगेट था, किसी भी हाल में इंदिरा को जेल में भेजना। मोरारजी देसाई समझा रहे हैं कि भाई इंदिरा को जेल में मत डालो, इंदिरा के प्रति जनता की सहानुभूति हो जाएगी, अपना काम करिए। लेकिन चौधरी चरण सिंह नहीं मान रहे थे। इनकी जिद थी कि जब तक इंदिरा जेल नहीं जाएंगी हम लोगों को शांति नहीं मिलेगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर इन दोनों में भी चीजें थोड़ी सी कंफ्लिक्ट होने लगती हैं। इन दोनों का भी जो आपसी तालमेल है वो गड़बड़ाने लगता है। और इसी चक्कर में इंदिरा ने एक गेम खेला, या कांग्रेस पार्टी ने एक गेम खेला। कांग्रेस पार्टी ने यह पता किया कि चौधरी चरण सिंह जो उप प्रधानमंत्री है, ये भी लगातार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लालच देते हैं कि तुम आओ और हमारे साथ यानी कांग्रेस के साथ मिल जाओ, तो मोरारजी की सरकार गिर जाएगी और तुमको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, और फिर हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे और तुम देश के पीएम बन जाओगे। यह ऑफर चौधरी चरण सिंह के पास जाता है। चौधरी चरण सिंह इस ऑफर से काफी जो है कि प्रभावित होते हैं, और फिर उन्होंने प्लान के तहत मोरारजी देसाई की सरकार को गिरा देते हैं। तो मोरारजी देसाई की सरकार बच्चों बहुत ज्यादा नहीं चली। मैंने बताया ना कि इनकी सरकार जुलाई में बनी, जुलाई 1977 में बनी, और मार्च 1979 में खत्म हो गई। तो लगभग 2 साल की सरकार इनकी थी, और उसमें इनकी सरकार बहुत जल्दी गिर गई। लेकिन इन पर क्वेश्चन पेपर में आज तक बन रहे हैं। यहां पर एक चीज और समझिएगा कि चौधरी चरण सिंह का मोरारजी देसाई का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था बच्चों, वो था रोलिंग प्लान। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, रोलिंग प्लान, या फिर इसको हम कहते हैं अनवरत योजना। क्या होती है अनवरत योजना, इसको पहले समझ लीजिए। रोलिंग प्लान, गुन्नार मिल्डल नाम का एक फेमस, गुन्नार मिल्डल नाम का एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी एशियन ड्रामा। इस किताब का नाम था बच्चों एशियन ड्रामा। इस किताब में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था रोलिंग प्लान या अनवरत योजना का, जिसको भारत में पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया था कि इसको एक्सेप्ट किया था, या फिर एक तरीके से कह लीजिए कि मोरारजी देसाई की सरकार ने इसको भारत में लागू किया था। अनवरत योजना का मतलब बच्चों ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, और इसमें जो भी हमारे टारगेट्स होंगे उन टारगेट्स को हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू टाइम एडजस्ट करते जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो कि आप 5 सालों के लिए कोई चीज का टारगेट बनाते हो कि 5 साल में हम ये काम कर लेंगे, और मान लो उसका आप 5 साल का मतलब इसको ऐसे आप समझो कि आपको 5 साल में किसी काम को करना है, तो हर साल यानी हर साल जो है कि आप उसका 20% काम करेंगे। तो 3 सालों में मान लीजिए कि 20% के हिसाब से काम 60% हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 सालों में 60% के बजाय 40% ही काम कर पाते हैं, तो आप इसके हिसाब से अपने टारगेट के टाइम को बढ़ा दीजिए, और अगर तेज कर रहे हैं तो टाइम को कम कर दीजिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लानिंग
एशियन ड्रामा किताब में गुन्नार मेडल ने दिया, जिसको मोरारजी देसाई की सरकार ने देश में लागू किया। और मोरारजी देसाई इस योजना को लागू करने की इतनी जल्दी में थे कि इंदिरा के द्वारा जो 5वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों शुरू की गई थी, 5th 5 ईयर प्लान, जिसका ओरिजिनल जो टाइम था 1974 से लेकर 79 तक था, इस योजना को 1 साल पहले ही खत्म कर दिया। 1974 से लेकर 78 में ही इस योजना को एक्चुअल में मोरारजी देसाई की सरकार ने खत्म कर दिया। कई बार क्वेश्चन पूछता भी है किस पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले खत्म किया गया, तो वो थी 5वीं। किसकी सरकार ने खत्म किया? मोरारजी। जैसे ही मोरारजी ने इस योजना को खत्म किया, वो लेकर आते हैं 6th 5 ईयर प्लान। इसका टाइम वो रखते हैं 1978 टू 83, और इसी में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रोलिंग प्लान का। लेकिन यहां पे आप ध्यान दीजिएगा कि यह योजना अभी पूरी नहीं होती है। क्यों नहीं होती, अभी मैं वो आगे बताऊंगा। तो फिलहाल मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम बनते हैं, सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बनते हैं। रोलिंग प्लान का इंट्रोडक्शन उनका हमारे देश में सबसे एक महत्वपूर्ण कार्यों में था। इसके अलावा इनका एक और जो महत्वपूर्ण काम था मोरारजी देसाई का, संपत्ति के अधिकार को, बच्चों याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाना, मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर करना। इसके लिए इन्होंने 1978 में 44वां संविधान संशोधन कराया। और संशोधन कराया और आर्टिकल 31 में, बच्चों याद रखिएगा, आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का मूल अधिकार था, इसको खत्म करके इन्होंने आर्टिकल 300 ए में, आर्टिकल 300 ए में इसको एक कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दिया। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते रहते हैं पेपरों में कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा खत्म किया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978। और वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार से हटकर क्या बन गया है, तो वो कानूनी अधिकार बन गया है। बच्चों याद रखिएगा, लीगल राइट, कानूनी अधिकार। और इस कानूनी अधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300 ए में है। मोरारजी देसाई के बारे में इतना बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया। मोरारजी देसाई के बाद अब अगले जो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं उनका नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह बच्चों लालचवश तो प्रधानमंत्री बन गए। मैंने इनकी कहानी आपको बताई कि ये मोरारजी देसाई की सरकार के साथ धोखा करते हैं, उनसे अपना समर्थन उनको छोड़ते हैं, और फिर कांग्रेस पार्टी इनको लालच दी रहती है कि हम आपको समर्थन देंगे और आप सरकार बना लीजिए। सरकार तो ये प्रधानमंत्री के रूप में बना लेते हैं और इनकी सरकार 170 दिन की चलती है, लगभग 6 महीने की इनकी सरकार होती है। और इनकी सरकार स्टार्ट होती है मार्च 1977 से लेकर, मार्च 1977 से लेकर जनवरी। चौधरी चरण सिंह बच्चों जो है कि प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन लालचवश, आपको मैंने इनकी कहानी बताई थी कि मोरारजी देसाई की सरकार के साथ ये धोखा करते हैं, मोरारजी देसाई की सरकार के साथ अपना समर्थन वापस लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इनको लालच दिया था कि आप उनकी सरकार का समर्थन खींच लो, फिर हम आपको समर्थन दे देंगे, आप अपनी सरकार बना लेंगे। लेकिन इनका भी जो कार्यकाल था बच्चों काफी छोटा था, मात्र 170 दिनों का इनका कार्यकाल था। 170 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। और इनका जो चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल था, जुलाई 1979 से लेकर जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल था। इस कार्यकाल में इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो किसानों के लिए समर्पित था वो थे चौधरी चरण सिंह। और 23 जनवरी को बच्चों याद रखिएगा,
सॉरी 23 दिसंबर को, जनवरी नहीं बच्चों, 23 दिसंबर को हर साल इनके जन्मदिन को हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। तो हर साल जो फार्मर डे होता है, राष्ट्रीय किसान दिवस, किस प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है? वो चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद नहीं गए, क्योंकि संसद में जाने से पहले ही इनकी सरकार गिर गई। तो इन्होंने भी, सरकार गिरी कैसे? जिस कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ वादा किया था कि आप मोरारजी देसाई का साथ छोड़ो, हम आपके साथ रहेंगे, उसी कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ धोखा किया और इनकी भी सरकार गिर गई। अब 1980 में सिचुएशन ये बनी बच्चों कि ना तो मोरारजी सरकार बनाने की स्थिति में थे, ना तो इंदिरा यानी कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में थी, ना तो चौधरी चरण सिंह सरकार बनाने की स्थिति में थे। अब देश में सिचुएशन ये बना कि एक बार फिर से नए लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। तो अब 1980 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होते हैं और देश में अगली बार फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर आती हैं और उसके बाद जो है कि जिसके बाद इंदिरा का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है और जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।